नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। कर्नाटक विधानसभा में आज काफी हंगामा मचा रहा। इसके बाद बीजेपी के 9 विधायकों को डिप्टी स्पीकर रुद्रप्पा लमानी के ऊपर कागज फेंकने के आरोप में विधानसभा सत्र में शामिल होने से निलंबित कर दिया गया। दरअसल स्पीकर ने लंच के लिए रुके बिना सदन की कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए थे। इससे नाराज बीजेपी के सदस्यों ने सभापति की चेयर और उपसभापति पर कागज फेंके। जानकारी के मुताबिक सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी बीजेपी और जेडीएस विधायक वेल में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अपने गठबंधन वाले नेताओं के सेवा में 30 आईएएस अधिकारियों को तैनात करने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर ये कहते हुए चले गए कि सदन की कार्यवाही लंच के लिए नहीं रुकेगी और बजट और अन्य मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। इसके बाद सदन का संचालन डिप्टी स्पीकर रुद्रप्पा लमानी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, सदन इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने ये जानने की मांग की कि किस नियम के तहत लंच रद्द किया गया है। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का 18 जुलाई को बेंगलुरु में निधन हो गया। 79 साल की उम्र में उन्होंने बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो हमेशा अपनी ट्रेडमार्क सफेद सूती शर्ट और धोती में सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ खड़े रहते थे। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुख व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्य के अलग अलग दल के राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व में केरल के लोगों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए तिरुनकरा मैदानम में रखा जाएगा और रात में दिग्गज नेता के पुथुपल्ली स्थित पैतृक घर ले जाया जाएगा। 20 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे पार्थिव शरीर को पुथुपल्ली चर्च ले जाया जाएगा और दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंडिया का अर्थ भारत होने के साथ साथ अब राजनीतिक गठबंधन का नाम भी हो गया है। जहां इंडिया का अर्थ इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है। ये विपक्षी दलों का एक महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना है। इस गठबंधन में कांग्रेस समेत 26 विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। वहीं बीजेपी की एनडीए में 38 पार्टियां शामिल होने का दावा किया गया। अब एनडीए और इंडिया के बीच घमासान तेज होता नजर आ रहा है। हरियाणा कांग्रेस के एसआरके यानी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी की भी अब इंडिया को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, ये है टीम इंडिया, लड़ेंगे, बढ़ेंगे, जीतेंगे। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिस पर लिखा है, ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच है। जब भी कोई इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है ये कहने की भी जरूरत नहीं है। तो एनडीए और इंडिया के बीच का फर्क समझाते हुए विपक्षी गठबंधन नजर आ रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया है कि ये लड़ाई जो है मोदी और इंडिया के बीच में है। ये लड़ाई मोदी की विचारधारा और इंडिया के बीच में है। तो राहुल गांधी के ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उधर कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में विदेश नीति के मामले में मैं पीएम मोदी का आलोचक था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने सभी मोर्चों पर बेहतर ढंग से काम किया है। मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते जितने अच्छे अभी हैं उतने कभी नहीं रहे। इसके साथ ही थरूर ने आगे कहा, मुझे याद है मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले साल में उन्होंने 27 देशों की यात्रा की थी, उनमें से एक भी इस्लामिक देश नहीं था। कांग्रेस सांसद के तौर पर मैंने इस पर हंगामा भी किया था, लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि उन्होंने इस्लामिक दुनिया तक पहुंच बनाने के लिए जो किया वो तारीफे काबिल है।
वास्तव में इससे बेहतर नहीं हो सकता। मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध कभी इतने अच्छे नहीं रहे। मैं अपनी शुरुआती आलोचना वापस लेकर खुश हूं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने तिरुपति में भगवान बालाजी को एक सोने का शंख और एक सोने की कछुए की मूर्ति उपहार के तौर पर भेंट की। इन बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग आंध्र प्रदेश स्थित मंदिर में मूर्तियों की सफाई के लिए किया जाएगा। बता दें, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति अपने परोपकारों के लिए जाने जाते हैं। साल 2021 में इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति ने कोविड राहत पहल के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक पैसे देने का वादा किया था। तमिलनाडु सरकार के एक और मंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। ईडी ने तमिलनाडु सरकार में शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामणि के ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने यहां से करीब 41 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई है। बता दें, वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत मंत्री से जुड़े 7 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। ईडी के अधिकारी अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी के बाद पोनमुडी को कार्यालय लेकर पहुंचे। केंद्रीय बलों की सुरक्षा के बीच पोनमुडी को चेन्नई के ईडी कार्यालय लाया गया और उनसे तकरीबन 8 घंटे तक की पूछताछ की गई। तेलंगाना के हैदराबाद में बीएम बिड़ला विज्ञान केंद्र ने अपने अंतरिक्ष संग्रहालय अंटार्कटिका एक्सपीरियंस रूम में एक अभिनव सुविधा शुरू की है। ये भारत की पहली सुविधा है जहां अंटार्कटिका में ग्राउंड स्टेशन पर तैनात वैज्ञानिकों के साथ लाइव बातचीत संभव होगी। अंटार्कटिका अनुभव कक्ष न केवल अंटार्कटिका में अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ गहन बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि आगंतुकों को ग्राउंड स्टेशन के आसपास के मंत्रमुग्ध कर देने वाले बर्फ से ढके परिदृश्य के लुभावने दृश्यों का भी अनुभव कराएगा। इसके साथ ही ये आयोजन डॉक्टर प्रकाश चौहान की उपस्थिति में किया गया है। इस मौके पर हुए निर्मला बिड़ला ने कहा, मैं अंटार्कटिका में ग्राउंड स्टेशन से बाहर स्थित इसरो वैज्ञानिकों के साथ इस लाइव इंटरेक्शन सुविधा की घोषणा करते हुए बहुत उत्साहित हूं। साथ ही इसरो के साथ जोड़ने वाला भारत का पहला निजी संग्रहालय है। संग्रहालय में इसरो द्वारा योगदान की गई कई रोमांचक प्रदर्शनियां हैं, जिनमें GSLV-M के 3rd चंद्रयान-2 उपग्रहों का लॉन्च वाहन जैसे रोहिणी एप्पल, चंद्रयान 1, मंगलयान, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और बहुत कुछ शामिल है। तेलंगाना के हैदराबाद में मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने फिल्म रजाकार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अमजद उल्लाह खान ने कहा कि फिल्म रजाकार विकृत इतिहास और कोरी कल्पना पर आधारित है और इसमें लोगों के बीच नफरत भड़काने की भरपूर क्षमता है। उन्होंने कहा, फिल्म रजाकार का निर्माण एक राजनेता गुड्डूर नारायण रेड्डी ने किया है। बता दें, फिल्म का पोस्टर हाल ही में बीजेपी सांसद बंदी संजय ने लॉन्च किया था। फिल्म छिपे हिंदुत्व के एजेंडे को दिखाया गया है। रजाकार शब्द एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है स्वयं सेवक। नाथूराम गोडसे को नायक के रूप में चित्रित करने वालों से जुड़े कुछ लोग चुनाव से पहले मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक कलाकार ने भगवान शिव की छवि की चित्र बनाई। दरअसल रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। फिलहाल रामनाथ स्वामी मंदिर में 13 जुलाई से अम्मन तिरुकल्याण उत्सव चल रहा है। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए हजारों श्रद्धालु रामेश्वरम आते हैं और भक्त चित्र की पूजा करते हैं। बता दें, पिछले साल कलाकार ने हनुमान जी की भी चित्र बनाई थी। वर्तमान में उन्होंने भगवान शिव की छवि बनाकर भक्तों की प्रशंसा हासिल की और उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। केंद्रीय अपराध शाखा ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इन संदिग्धों ने बेंगलुरु शहर में आतंकी हमला करने की योजना बनाई थी।
सीसीबी ने इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ सहित अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की। इस मामले में कई खुलासे भी हुए। इन संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से निकला है। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा कि इन आतंकियों को टी नाजीर ने तैयार किया और टी नाजीर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। बता दें, टी नाजीर 2008 में बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है और इस समय बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि टी नाजीर ने इन संदिग्धों को कट्टरपंथी बनाया। उन्होंने कहा ये सभी संदिग्ध एक हत्या मामले में जेल में बंद थे, जिस दौरान टी नाजीर के संपर्क में आया था। सीसीबी ने बेंगलुरु के सुल्तान पाल्या इलाके के कनक नगर से इन 5 को गिरफ्तार किया। इन 5 की पहचान सैयद सुहेल, उमर जनीद, मुदासिर और जाहिद के रूप में हुई है। पुलिस को इसके मास्टरमाइंड की तलाश है, जो विदेश में बैठा हो सकता है। फिलहाल सीसीबी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में पुलिस ने पूरे इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान आने जाने वाले कई गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को देशी बंदूकें, कारतूस भारी मात्रा में बरामद हुई। पुलिस ने आनन फानन में एक्शन लेते हुए अवैध हथियार को जब्त कर लिया और गाड़ी को जब्त करने के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस अभियान लगातार चालू रख रही है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तेलंगाना के हैदराबाद में ऊँटनी का दूध भारी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। बता दें, ऊँटनी का दूध हैदराबाद के टॉली चौकी में बेचा जाता है। हैदराबाद में ऊँटनी के दूध को काफी लोकप्रियता मिल रही है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोग इलाज के तौर पर ऊँटनी के दूध का सेवन करते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पवन कुमार 20 साल पहले हैदराबाद आए थे और दूध बेचने के व्यवसाय में लग गए। ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल शुगर, कैंसर और हृदय के लिए किया जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, चेन्नई से लोग यहाँ ऊँटनी के दूध के लिए आते हैं। उनका कहना है कि हमारे पास लगभग 20 ऊँटनी है। प्रतिदिन लगभग 20 लीटर दूध की आपूर्ति की जाती है। आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया है। सी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एस मुरुगानंदम, मछुआरा संघ के जिला सचिव जेसुराज मीनावर पासरा के राज्य सचिव एडवोकेट डोमिनिक रावी, हिंदू मुनानी के जिला महासचिव एडवोकेट राम मूर्ति और मछुआरों वकीलों ने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि कच्चा तीवू बचाव मामले की तत्काल जांच करें। दरअसल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते के मुताबिक कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौंप दिया गया, लेकिन कच्चा तीवू समझौते में कहा गया कि पारंपरिक मछली पकड़ने के उद्योग में मछुआरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि श्रीलंकाई नौसेना तमिलनाडु के मछुआरों को परेशान करना जारी रखती है। श्रीलंकाई सरकार भी उनका समर्थन करने के लिए काम कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।